नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो गाइज़ ये वीडियो होगी आप सभी के लिए साइकोलॉजी की और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के एस्पायरेंट्स के लिए। ओके, तो अभी जो दिसंबर 2021 में सीटेट की जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उनसे ये क्वेश्चन लिए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, अ चाइल्ड लर्नर to grasp large things such as a ball with hands before learning to pick up a pea using pincer grasp। तो बेसिकली इसमें पूछा गया है, सबसे पहले एक बच्चा अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। तो आप समझ सकते हैं कि पहले उसने बॉल कैसी थी, बड़ी थी, फिर उसने चिमटी से किसको, मटर के दाने को पकड़ा, तो बड़े से छोटे पे जा रहा है वो। ओके, तो इसका क्या होगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा प्रॉक्सिमो डिस्टल। बेसिकली 2 टाइप्स के डेवलपमेंट की बात की गई है साइकोलॉजी में, चाइल्ड डेवलपमेंट की। अगर फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें हम तो 2 टाइप्स के डेवलपमेंट की बात की गई है, एक है सिफेलोकॉर्डल और एक है प्रॉक्सिमो डिस्टल। ओके, तो बेसिकली अगर हम बात करें प्रॉक्सिमो डिस्टल की, तो प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है सेंटर टू पेरीफेरी। ओके, सेंटर टू पेरीफेरी मतलब कोई भी बच्चा है उसका सबसे पहले क्या होगा, हार्ट डेवलप होगा, फिर देन उसके हार्ट के आसपास के ऑर्गन डेवलप होंगे, फिर देन उसकी लिम्स डेवलप होंगी। ओके, एंड देन उसकी फिंगर्स डेवलप होंगी। तो ये इसी तरीके से है। सबसे पहले उसने क्या है, अपने हाथ से बॉल को पकड़ना सीखा, फिर उसके बाद वो चिमटी से एक मटर के दाने को पकड़ के सीख रहा है। मतलब उसका पहले एक पाम पूरा हाथ, उसने हाथ काम आया, ठीक है, पकड़ने के लिए, फिर उसके बाद उसकी फिंगर्स काम आई। ओके, तो ये जाता है हमेशा सेंटर टू पेरीफेरी। इसे हिंदी में कहते हैं शीर्षगामी समीप दूरामुखी विकास। ठीक है, और नेक्स्ट होता है सिफेलोकॉर्डल। अगर हम सिफेलोकॉर्डल की बात करें तो सिफेलोकॉर्डल होता है हेड टू टो, जब डेवलपमेंट हेड टू टो होता है। ठीक है, कोई भी बच्चा है और उसका डेवलपमेंट हुआ, वो कैसे होगा, हेड टू टो होगा। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है वो सबसे पहले अपने सर को संभालना सीखता है, फिर उसके बाद वो कुछ टाइम बाद बैठना सीखता है, मतलब अपनी बैक को संभालना सीखता है, फिर देन उसके बाद वो चलना सीखता है। यानी यहाँ पर डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, हेड टू टो जा रहा है। ओके, होप ये चीज़ आपकी क्लियर हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, चिल्ड्रन इन स्टेज अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट परमानेंस बट डू नॉट रियलाइज दैट एक्शन कैन बी रिवर्स्ड एंड देयर जजमेंट आर बेस्ड ऑन इमीडिएट अपीयरेंस ऑफ थिंग्स। तो बेसिकली इसमें आपसे पूछा गया है कि चाइल्ड डेवलपमेंट की ऐसी कौन सी स्टेज होती है जिसमें बच्चे को किसी भी ऑब्जेक्ट की, मतलब किसी भी वस्तु की उपस्थिति का पता होता है, यानी वस्तु स्थायित्व की जो एबिलिटी होती है वो उसमें आ जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि जो चीज़ें हैं उनको किसी और चीज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब इरिवर्सिबिलिटी होती है। ओके, तो इसके ऑप्शंस हैं सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सेंसरी मोटर होती है 0 to 2 स्टेज, 0 to 2। ओके, तो ये पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं डेवलपमेंट के। हम फर्दर वीडियोस में, फर्दर सेशन में इनके बारे में डिस्कशन करेंगे डीपली। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। अगर हम इस स्टेज की बात करें तो इस स्टेज में बच्चे में इरिवर्सिबिलिटी होती है और बच्चे के अंदर ईगोसेंट्रिज्म भी होता है, मतलब उसको ये लगता है कि मैं ही सारी दुनिया का केंद्र हूँ, मतलब मोड ऑफ अट्रैक्शन वही बनना चाहता है, मतलब लव एंड बिलोंगिंग्स हो तो सिर्फ उसी के लिए हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इंट्यूटिव रीजनिंग होती है। एनिमिज्म होता है। एनिमिज्म इन द सेंस, अगर हम एनिमिज्म की बात करें तो उसको ये नहीं पता होता कि विच इज़ लिविंग थिंग एंड विच इज़ नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर वो बच्चा मान लीजिए वो बच्चा खेलते खेलते गिर गया, ठीक है, तो आप उससे कहेंगे कि कोई बात नहीं, मतलब उसको जैसे मान लीजिए उसके टेबल से लगी तो आप टेबल को डांटने लग जाएंगे, उसको ये नहीं पता कि नॉन लिविंग थिंग है, तो उससे वो शांत हो जाएगा। ठीक है, तो ये एनिमिज्म
वाली जो एबिलिटी होती है वो उसके अंदर होती है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्कैफ फोल्डिंग। अगर हम स्कैफ फोल्डिंग की बात करें तो ये लिया गया है वाइगोस्की से। वाइगोस्की कौन है? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। ओके, तो सबसे चलिए ऑप्शन देखते हैं पहले। डिक्टेटिंग आंसर्स टू द क्वेश्चन, प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज, ऑफरिंग मटेरियलिस्टिक रिवार्ड्स एंड इनेबलिंग कंडीशनिंग ऑफ स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। ओके, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है डिक्टेटिंग आंसर्स टू द क्वेश्चंस, ये भी रॉन्ग होगा इसका। ठीक है, सबसे पहले स्कैफ फोल्डिंग देखते हैं। बेसिकली क्या होता है? स्कैफ फोल्डिंग होता है एक ऐसा जोन होता है बच्चे का जिसमें वो कुछ चीज़ों को खुद कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए आप लिखना जानते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं, ओके, तो सिर्फ आप लिखना ही जानते हैं, तो टाइपिंग सीखने के लिए आपको किसी की हेल्प चाहिए होगी, किसी के इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होगी। तो जो जोन है जिसमें आप खुद काम कर सकते हैं, तो वो तो होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ओके, जिसे हम ZPD कहते हैं, ये वाइगोस्की ने दिया है। एंड देन जब हमें किसी अपने प्रॉक्सिमल जोन से किसी अदर स्टेज पे जाना है, कोई चीज़ हमें सीखनी है, तो हमें किसके इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी? जो हमसे ज़्यादा जानता होगा। ठीक है, तो वो जो स्टेज होती है वो होती है स्कैफ फोल्डिंग। तो बेसिकली इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज, मतलब उसको तुम संकेत दोगे, उसको इंस्ट्रक्शन दोगे। ओके, एंड थर्ड इसमें आता है मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब जो भी पर्सन आपसे ज़्यादा जानता है वो मोर नॉलेजेबल अदर में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग, यानी एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम क्या होता है? यह एक सरल प्रक्रिया है, यानी इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस, इज़ अ सोशल प्रोसेस, एक सामाजिक प्रक्रिया है, कैन टेक प्लेस ओनली थ्रू फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, यानी केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा ही हो सकती है, इज़ अ कंडक्शनल अपॉन एग्ज़ाम, यानी परीक्षाओं पर प्रतिबंधनात्मक है। ओके, तो बेसिकली प्रोग्रेसिव क्लासरूम का यहाँ पे मीनिंग होता है जहाँ पर होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, होलिस्टिक तरीके से वो क्लास चले, यानी उसमें सोशल इंटरेक्शन भी हो और स्कूल का भी इंस्ट्रक्शन हो। ठीक है, तो ये एक सोशल प्रोसेस होती है। इसका जो बी ऑप्शन है वो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन, यानी सोशल, इट इज़ अ सोशल प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट हॉवर्ड गार्डनर, यानी हॉवर्ड गार्डनर की अगर बात की जाए, अभी हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। इंटेलिजेंस कैन नॉट बी, बेसिकली इन्होंने इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है, इंटेलिजेंस कैन नॉट बी नर्चर्ड एंड ग्रोन। ओके, यानी इंटेलिजेंस को नर्चर नहीं किया जा सकता और ना ही ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही, तो ये आपका ऑप्शन रॉन्ग है। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट इज़ अ सक्सेसफुल प्रेडिक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, यानी आप इसमें कहा गया है कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता है, उससे आप बिल्कुल सटीक तरीके से पता लगा सकते हो किसी भी व्यक्ति की इंटेलिजेंस का। ओके, एंड फोर्थ ऑप्शन है, पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन क्लास आर मोर इंटेलिजेंट देन अदर। तो इसमें बोला है कि कुछ फिक्स क्लासेस के लोग जो होते हैं वो दूसरों से ज़्यादा क्या होते हैं? इंटेलिजेंट होते हैं। इन्होंने इसमें ऐसी कोई बात कही नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग होगा, यानी इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ईच इंडिविजुअल पजेसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है। तो बेसिकली हॉवर्ड गार्डनर ने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी है, जिसमें उन्होंने 8 प्रकार की इंटेलिजेंस के बारे में बात करी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट द प्राइमरी लेवल NPE 2020 proposes as a medium of instruction across the nation। तो बेसिकली अगर हम इस शिफ्ट की, तो आपके इन सभी एग्ज़ाम्स में जितने भी CTET एग्ज़ाम की शिफ्ट हुई थी, उनमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से बेसिकली हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, इस वजह से ये सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो बेसिकली उसमें पूछा गया है कि प्राइमरी लेवल पे NEP में
जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो किस लैंग्वेज में मेंशन किया गया है। ओके, तो इसके ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और मदर टंग और होम लैंग्वेज। तो बेसिकली इसमें हिंदी की बात की गई है, संस्कृत की बात। इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सभी लैंग्वेजेस को इम्पोर्टेंस दी गई है, लेकिन अगर हम प्राइमरी लेवल की बात करें तो इंस्ट्रक्शन, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा वो मदर टंग में होगा। ठीक है, मतलब जो बच्चा है ये इस वजह से किया गया है क्योंकि जो बच्चा होता है, ठीक है, उसका ऑलरेडी उस टाइम पे डेवलपमेंट हो रहा होता है और वो सबसे ज़्यादा अपनी मदर टंग वाली चीज़ों को जल्दी सीखता है अब अदर लैंग्वेज वाली चीज़ों को। तो इस वजह से मदर टंग को यहाँ पर प्रमोट किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डिसलेक्सिया इज़ प्राइमरली एसोसिएटेड विद डिफ़िकल्टी इन। डिसलेक्सिया एक बेसिकली लर्निंग डिसेबिलिटी हम कह सकते हैं इसको, तो वो किससे रिलेटेड होती है। ठीक है, तो ऑप्शंस को देखते हैं। रीडिंग यानी पढ़ने से, सिंगिंग यानी गाने से, थिंकिंग यानी सोचने से, और फोर्थ है यानी वॉकिंग, चलने से। ओके, तो डिसलेक्सिया की अगर हम बात करें तो ये होती है रीडिंग डिसेबिलिटी, रीडिंग और राइटिंग डिसेबिलिटी। ओके, एक होती है डिसकैलकुलिया, अगर जहाँ पर मैथ्स कैलकुलेशन की बात आ जाए वो होती है डिसकैलकुलिया, और अगर बात आ जाए आपके सामने डिसग्राफिया की, तो ग्राफिया यानी वहाँ पर बच्चा ग्राफिक्स और शेप वगैरह को इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, और डिस्फेजिया में वो कॉम्प्रीहेंशन नहीं कर पाता है। ओके बच्चा, ठीक है, उसको मतलब जो कोई भी चीज़ अगर कॉम्प्रीहेंशन किया जाएगा उसके सामने, वो अगर कोई बात कही जाएगी तो वो इजीली उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो और भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, हम उनको धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टीचर शुड डैश हर स्टूडेंट फॉर मेकिंग इंट्यूटिव गैसेस टू आंसर अ क्वेश्चन, यानी एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए डैश करना चाहिए। तो मान लीजिए कोई बच्चा है, कुछ चीज़ सोच रहा है, ठीक है, तो आप उसके साथ किस तरीके से व्यवहार करेंगे, बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ओके, तो पहला ऑप्शन है एनकरेज, सेकंड है इग्नोर, थर्ड है पनिश, और फोर्थ है रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन यानी अवरोध करना, उसको रोक देना बिल्कुल। तो आप उसे बेसिकली इग्नोर तो आप नहीं करेंगे, अगर आप उसे इग्नोर करेंगे तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा लो फील करेगा, ठीक है, डिमोटिवेट फील करेगा, भाई मेरे पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। अगर आप उसे पनिश करेंगे तो वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा, इसमें भी डिमोटिवेशन वाली कंडीशन आएगी, वो फिर बहुत ही ज़्यादा ऐसा दबाव वाली चीज़ें उसके सामने आएंगी कि मुझे मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, मैं जो चीज़ मैं एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली आप उसे एनकरेज करेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके, यानी उसे प्रोत्साहित करेंगे जिससे वो अपने थॉट्स को, अपने जो भी उसके थॉट चल रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, उसे वो एक्सप्रेस कर सके बिना डरे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेप बाय स्टेप प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अचीविंग अ गोल, यानी लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को क्या कहते हैं। ऑप्शन है इसके, पहला है एल्गोरिदम, सेकंड है ह्यूरिस्टिक, थर्ड है मीन्स एंड एनालिसिस, एंड फोर्थ है निमोनिक्स। तो यानी कलन विधि, स्वतः स्रोत प्रणाली, साधन लक्ष्य विश्लेषण, और फोर्थ है स्मृति सहायक विधि। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है, यानी एल्गोरिथम। ओके, सीधा सीधा सा क्वेश्चन था, इसमें इतना एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ है नहीं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। तो बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लाइकली टू कॉज प्राइड अमंग द स्टूडेंट्स, मतलब किस बच्चों के बीच में प्राइड का क्या रीज़न हो सकता है, मतलब वो अपने आप पे प्राइड करें, अपने आप पे गर्व महसूस करें। ठीक है, तो ऑप्शन है व्हेन फेलियर इज सीन एज कॉज्ड बाय वन सेल्फ, व्हेन फेलियर इज सीन एज कॉज्ड बाय अदर्स, व्हेन सक्सेस इज सीन एज कॉज्ड बाय वन सेल्फ, व्हेन सक्सेस इज सीन एज कॉज्ड बाय अदर्स। यहाँ पे फेलियर से तो उसको आप डिमोरलाइज कर दोगे, ओके, प्राइड तो उसमें आएगा ही नहीं उससे,
हाँ ठीक है। एंड देन अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें, व्हेन सक्सेस इज सीन एज कॉज्ड बाय वन सेल्फ, अगर बच्चे को ये पता चल जाए, मतलब उस जो सक्सेस है वो उसकी वजह से हुई है, ठीक है। ओके, आई थिंक ये चीज़ आपकी समझ में आ रही, मतलब जो सक्सेस का रीज़न है वो खुद है, ठीक है। तो वो उसके लिए सबसे ज़्यादा प्राइड की बात होगी, ओके, किसी भी स्टूडेंट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टू कॉज प्राइड अमंग स्टूडेंट्स, ये 2 बार कॉपी हो गया, सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा का क्या कारण हो सकता है, ठीक है। ये कुछ स्टेटमेंट है जिससे आपको पता लगाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बेसिकली क्या होता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जब कोई व्यक्ति सेल्फ यानी खुद से मोटिवेटेड होता है, ठीक है, मतलब उसके अंदर ही कुछ ऐसी वाइब्स आएँ जिससे वो किसी काम को करने के लिए प्रेरित हो, अभिप्रेरित हो, ठीक है। और सेकंड होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जब वो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन या फिर उसको फॉलो करके एंड अदर थिंग, मतलब एक्सटर्नली वो बाहर की चीज़ों को देख करके मोटिवेटेड होता है या फिर हम कह सकते हैं अभिप्रेरित होता है, तो वो आ जाता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में। तो यहाँ आपसे पूछा गया है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, तो ऑप्शन देखते हैं। आई शुड स्टडी बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सेकंड ऑप्शन है आई शुड स्टडी टू अवॉइड द पनिशमेंट बाय द टीचर, मतलब मैं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे पनिशमेंट से बचना है, ठीक है। एंड थर्ड है आई शुड स्टडी टू गेन फर्स्ट पोजीशन इन द कंपटीशन, मतलब मुझे फर्स्ट आना है इसलिए मैं पढ़ूंगा, ठीक है, इसलिए मैं स्टडी करूंगा। नेक्स्ट है आई शुड स्टडी टू गेट प्रेज एंड डोमिनेंस ओवर माय पीयर्स, मतलब उन पे मुझे हावी होना है, मतलब सबसे ऊपर उठना है अपने साथ के लोगों में, इस वजह से मैं स्टडी करूँगा, ठीक है। तो ये बाकी हैं किसके, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के एग्जांपल, जबकि जो पहला ऑप्शन है आपका आई शुड स्टडी बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यानी मतलब मैं स्टडी करूँगा बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, मतलब उसके अंदर ही वाइब्स आई जिससे उसने पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये था आपका किसका एग्जाम्पल, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ फाइन मोटर स्किल, ठीक है। तो 2 टाइप्स की मोटर स्किल की बात की गई है, फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल। अगर हम फाइन मोटर स्किल की बात करें तो फाइन मोटर स्किल होती है बहुत ही बारीकी से जो काम किए जाते हैं, ठीक है, उनको फाइन मोटर स्किल्स में कंसीडर किया जाता है। एंड सेकंड होते हैं ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है। ग्रॉस मोटर स्किल यानी जिसमें बॉडी के लार्ज पार्ट्स यानी लार्ज बॉडी पार्ट्स इंक्लूड होते हैं किसी भी वर्क को करने के लिए, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, रनिंग, वॉकिंग, स्क्रिबलिंग एंड जंपिंग। तो अगर हम बात करें रनिंग, वॉकिंग और जंपिंग की, इसमें हमारे पैर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पर घसीट कर लिखना, ठीक है, अगर हम लिखने की बात करें इसमें हमारी फिंगर्स इंक्लूडेड होती हैं, तो ये किस में आ जाएगा, फाइन मोटर स्किल्स में, ओके। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल स्टेज, ओके। तो अभी हमने स्टेजेस को डिस्कस किया था, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में कौन सी कॉग्निटिव एबिलिटी आ जाती है। कॉग्निटिव यानी जो एबिलिटी ब्रेन, कॉग्निशन बेसिकली रिलेटेड होता है ब्रेन से, ब्रेन डेवलपमेंट से, ओके। तो इसमें आपसे पूछा गया है प्री ऑपरेशनल स्टेज में कौन सी कॉग्निटिव एबिलिटी आ जाती है। ऑप्शन है एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स यानी अमूर्त सोच की क्षमता, एंड एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्ट बिहेवियर, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, एंड थर्ड है एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव यानी दूसरे का नज़रिया लेने की क्षमता, एंड फोर्थ होती है हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग यानी परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता, ओके। तो इसका जो बेसिकली सीधा सीधा इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, यानी सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी एबिलिटी टू गोल डायरेक्ट बिहेवियर। प्री ऑपरेशनल स्टेज सेकंड स्टेज होती है, और बाकी की जो
3 ऑप्शन है, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड टेक अदर पर्सपेक्टिव, यानी दूसरे को परसेप्शन लेने के लिए वो इतनी एबिलिटी हो जाएगी दूसरों का परसेप्शन वो जान सके, ठीक है। एंड हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग। ओके, तो ये ऑप्शंस है, ये बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो लास्ट स्टेज से बिलोंग करते हैं, यानी फॉर्मल स्टेज से। जबकि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की अगर हम बात करें तो इस से हम ये समझ सकते हैं जो बच्चा है उसको पता होगा कि मुझे ये पर्टिकुलर काम करना है, तो वो उसके लिए निरंतर प्रयास करेगा। तो ये आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज में अच्छे से डेवलप हो जाती है, ठीक है। एंड आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इन द व्यूज़ ऑफ लेव वाइगोस्की। तो बेसिकली लेव वाइगोस्की इज़ अ लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने बहुत बात करी है। तो स्टेटमेंट आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ठीक है। ओके, तो कॉग्निशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, कॉग्निशन डेवलपमेंट गाइड इज language development, language facilitate cognitive development, cognitive development is not related to language development। तो बेसिकली लेव वाइगोस्की ने कहा है कि जो लैंग्वेज होती है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करती है, यानी लैंग्वेज का डेवलपमेंट पहले होता है, फिर उसके बाद उससे कॉग्निशन आती है किसी भी बच्चे के अंदर, ठीक है। यानी लैंग्वेज पहले डेवलप होगी, फिर उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो अगर हम बात करें अदर साइकोलॉजिस्ट की, पियाजे की, तो पियाजे ने बोला है कि कॉग्निशन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है लैंग्वेज के। अगर यहाँ पे आपसे पियाजे के व्यूज़ में पूछा जाता लैंग्वेज डेवलपमेंट के में, तो आप इसका ऑप्शन ए लगाते। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सेशन का। इन अ चाइल्ड सेंटर क्लासरूम, यानी बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम, बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम। तो अगर हम पहले के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था वो था टीचर सेंटर, यानी जहाँ पर टीचर जो था वो डोमिनेंट नेचर रखता था किस पे, स्टूडेंट पे। मतलब वो ही इंस्ट्रक्शन दे रहा है, बच्चे बस सुन रहे हैं और बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जान रहा है, ठीक है। मतलब जो टीचर ने बता दिया वही ठीक है। जबकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या है, वहाँ पर बच्चों का पर्सपेक्टिव पहले लिया जाता है, टीचर को वहाँ पर मतलब यहाँ पे बच्चों को डोमिनेंट रखा जाता है एंड टीचर्स को रिसेसिव रखा जाता है। मतलब उसको सेकेंडरी कंपोनेंट माना गया है क्लास का, ठीक है। चाइल्ड को प्राइमरी कंपोनेंट माना गया है क्लास का, ठीक, किसमें, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में। तो इसके बेसिकली आपसे पूछा गया है चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में लर्निंग होती है हैपन्स बाय पेयरिंग स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स एसोसिएशन, इज डिपेंडेंट ऑन रिवार्ड एंड पनिशमेंट, is co-constructed by teacher and students, is dependent solely on the teacher and students roles, is passive। तो बेसिकली जो चाइल्ड सेंटर जो क्लासरूम होता है वो एक टीचर और स्टूडेंट्स के द्वारा को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, मतलब उनके सामंजस्य से उसको क्लास को बनाया जाता है, ठीक है। यानी इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, किसमें, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में। ओके गाइज, तो इतने ही क्वेश्चंस थे। होप सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन हमारा EVS के क्वेश्चंस का रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।